शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ अतीत में दबे पांव, जिसे लिखा है ओम थानवी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं, पाठ पर चर्चा शुरू करते हैं। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। हम बात कर रहे हैं उन कुंडों की जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में विशेष करके देखने के लिए प्राप्त होते हैं। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से विशाल कुंड का निर्माण हुआ है और इस कुंड की खास बात पक्की ईंटों का जमाव है, अर्थात इसमें पक्की ईंटें लगाई गई हैं। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोरी के गाड़े का इस्तेमाल हुआ है। चिरोरी के गारे, तो यहाँ पर चिरोरी के गारे क्या हैं? तो एक प्रकार का खड़िया की तरह खनिज पदार्थ है, जिसे विज्ञान की भाषा में जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम का इस्तेमाल किया गया है कहाँ पर? इसके तल में, दीवारों पर और ईंटों के बीच। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है। पार्श्व की दीवार मतलब अगल बगल की दीवारें जो हैं उनके साथ साथ दूसरी दीवार भी खड़ी की गई है, जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। अब सफ़ेद डामर क्या होता है? तो एक प्रकार का गोंद या कहरुआ जो दक्षिण में पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर होने वाला एक पेड़ से निकलता है और सफ़ेद डामर कहलाता है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। कुंड की जो पानी है वह व्यवस्थित रहे, इसलिए एक तरफ कुआं भी बना हुआ है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। यह एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें 2 बार घेरे लगाए गए हैं। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। जिस प्रकार कुंड को पवित्र माना जाता है और उसी प्रकार यह जो कुआं है उसको भी पवित्र ही माना जाता है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं, मतलब कुंड की जो पानियां हैं बाहर जा सकें, प्रवाहित हो सकें, इसलिए नालियां बना दी गई हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है। इनकी खासियत क्या है? तो इन नालियों को भी पक्की ईंटों से ही बनाई गई है और ईंटों से ढकी भी है। मतलब वह जो नाली है वह खुली नहीं है, मतलब उसके ऊपर ढक दी गई है, आजकल जैसे लोग बनाते हैं। आश्चर्य की बात है कि उस जमाने के लोग भी इतना ध्यान रखते थे कि नाली को खुला नहीं छोड़ते थे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न घट जाए। जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। देख लीजिए यहाँ पर चित्र में दिया है। हम समझते हैं प्राचीन जमाने के लोग एकदम मूर्ख रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता देखने पर पता चलता ही है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान क्या है? तो धूसर ईंटें, मतलब धूल से रंगी हुई ईंटें। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। मतलब यहाँ की जो नालियाँ हैं वो कैसे हैं? ढकी हुई हैं, खोला नहीं है। और उन्हीं का उल्लेख जो पुरातात्विक विद्वान हैं या फिर इतिहासकार हैं वो विशेष जोर देते हैं और कहते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। इससे पहले के इतिहास को अगर आप टटोलेंगे तो आपको पानी निकालने की ऐसी व्यवस्था प्राप्त नहीं होगी। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। महाकुंड का निरीक्षण कर लेने के पश्चात गढ़ की परिक्रमा मतलब केंद्र की परिक्रमा की, मतलब चक्कर लगाया। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार हैं। कुंड का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर कोठार अर्थात भंडार हैं। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता है, मतलब प्रजा से
उस समय जो कर लिया जाता होगा, टैक्स लिया जाता होगा और बदले में जो अनाज प्राप्त हो रही होगी शायद उसे वहाँ जमा किया जाता होगा। इसके लिए या इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। ऐसा कयास मतलब अनुमान लगाया गया है। कैसे? इनके जो चौकियां हैं एवं हवादारी व्यवस्था है, यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा, मतलब ढुलाई करने के लिए शायद आवागमन किया जाता रहा होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया। जैसे कोठार मतलब भंडार यहाँ पर प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से हड़प्पा में भी प्राप्त हुई है। अब जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। मतलब सभी जगह यह ज्ञान विदित हो गया है कि जो सिंधु घाटी है वहाँ केवल व्यापार नहीं होती होगी बल्कि उन्नत खेती, सबसे अच्छी खेती भी की जा रही होगी। वर्षों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। मतलब कई वर्षों तक लोग तो यही सोचते थे कि सिंधु घाटी में कोई अन्न पैदा नहीं करते थे, उसका आयात करते थे, मतलब बाहर कहीं से मंगा लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया और नई तरीके से जो खोज की गई उस खोज के दरमियान लोगों का यह जो ख्याल था वह निर्मूल हो गया। मतलब उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। अब जो विद्वान हैं वो मानने लगे हैं कि वास्तव में वह कृषक और पशुपालन करने वाली सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, प्रारंभिक दौर में लोहा नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। परंतु पत्थर एवं तांबा बहुत मात्रा में मिलती थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। पत्थर तो सिंध में ही प्राप्त हो जाता था, परंतु जो तांबे की खानें थी वह राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। मिस्र और सुमेर, मिस्र कहने पर अरब का एक गणराज्य और सुमेर जो है वह विशेष रूप से है ना इराक कहना चाहिए, इराक देश पर। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। जो इतिहासकार इरफान हबीब हैं उनका कहना है कि यहाँ के लोग विशेष करके रबी फसल को उपयोग में लाते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। मतलब मजबूत रूप से उनकी सबूत प्राप्त हुई हैं, साक्ष्य प्राप्त हुई हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। कहते हैं कि वह सभ्यता का तर युग मतलब ठंडक पैदा करने वाला युग रहा होगा और धीरे धीरे सूखे युग में ढल गया होगा। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ ज्वार की खेती, बाजरे की खेती और रागी की भी खेती होती थी। अब रागी क्या चीज़ होती है? रागी या मड़ुआ अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक मोटा अन्न होता है। यह साल में जल्दी पक जाता है। यह मूल रूप से इथियोपिया के ऊंचे क्षेत्र का पौधा है जिसे भारत में 4000 वर्ष पहले लाया गया था। तो लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। झाड़ियों में जो बेर लगते हैं, झारबेरी कहना चाहिए, उसे भी जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं। कपास की बीज प्राप्त नहीं हुई और उन्हें परखा गया है, उन्हें जांच भी किया गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है, परंतु सूती कपड़ा प्राप्त हुए, इससे प्रमाणित हो जाता है कि कपास की खेती भी होती होगी, अन्यथा सूती के कपड़े कैसे प्राप्त होंगे। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक हैं।
दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मतलब दूसरा जो सूती कपड़ा था वह 3000 ईसा पूर्व का है और वह कहाँ पर मिला था? जॉर्डन, मतलब अरब देश। जॉर्डन कहने पर जो जॉर्डन नदी के पूर्व में स्थित है वहाँ पर। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी लीनन और ऊन कहते हैं, यहाँ के लोग इस नाम से पुकारते हैं। यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध में मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। जो मेसोपोटामिया है उनके शिलालेखों में, पत्थर में जो लिखी गई लेख हैं उनमें जो मोहनजोदड़ो है उनके लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। दालान मतलब बैठक है। 3 तरफ बरामदे हैं, तीनों ओर बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थीं। मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान होती थी, ज्ञानशाला विद्यालय उससे सटी होकर के रहती थी, लग करके होती थी, ताकि ज्ञान का और अनुष्ठानों का, धार्मिक अनुष्ठानों का संबंध होता था। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। मतलब पुजारी का कॉलेज कह सकते हैं। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, मतलब टूटा हुआ इमारत है। इसमें खास खंभों वाला एक बड़ा हाल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।